कहानी की शुरुआत में हमें एक शामन म्यूंगजिन को दिखाया जाता है जो प्रेयर कर रहा था। प्रेयर खत्म होने के बाद उसके पास रखी कुर्सी पर एक आदमी बैठा दिखाया जाता है जो म्यूंगजिन से उसके अतीत के पछतावे के बारे में पूछता है। तभी म्यूंगजिन जोर से उसे चिल्ला के चुप रहने को बोलता है और कुर्सी पे बैठा वो आदमी पलक झपकते ही गायब हो जाता है। इसके अगले ही पल हमें तीन दोस्त दिखाए जाते हैं जो अपनी दोस्त से मिलने आ रहे थे जिनका नाम है जीयून, रियोस्की और ह्यून। तभी उन्हें यूमी नाम की एक लड़की मिलती है जो कि उसकी दोस्त हीजुन की सिस्टर थी। यूमी इन तीनों से हीजुन के बारे में पूछती है। तभी जीयून यूमी को बताती है कि हीजुन शायद उसके अड्डे पर गई होगी। अब ये तीनों दोस्त वहाँ के लिए निकल जाते हैं तो सातो नाम की एक बूढ़ी औरत इन्हें राइस बॉल देती है जिसे लेकर ये लोग उसके अड्डे पे पहुँचते हैं। तभी जीयून देखती है कि हीजुन वहाँ से गायब थी। जी यून उसके बाकी दोस्तों से हीजुन के बारे में पूछती है। तभी उनमें से एक लड़का कहता है कि शायद हीजुन पहाड़ के उस अबैंडन्ड श्राइन में पेंटिंग करने गई थी। ये सुन के जी यून थोड़ा परेशान दिखाई देती है। अब ये तीनों उस अबैंडन्ड श्राइन की तरफ जाते हैं। श्राइन पहुंचते ये तीनों हीजुन को ढूंढने लगते हैं लेकिन हीजुन वहाँ कहीं नहीं थी। थोड़ी देर इधर उधर ढूंढने के बाद यूनहो को एक पत्थर दिखाई देता है जिसपे जापानीज में लिखा हुआ था जिसे वो रियुस्के को पढ़ने को कहता है। रियुस्के बताता है कि पत्थर पे राक्षसा लिखा है। रियुस्के हीजुन को ढूंढने के लिए श्राइन के पीछे जाने लगता है। तभी उसके पैर के नीचे एक पत्थर आता है जो कि मूर्ति का टूटा हुआ सर था। जब वो पैर से उस सर को हटाता है तो उससे कई मक्खियां निकल के जीयून पे हमला कर देती हैं। डर के मारे वो मक्खियों को हटाने लगती है। तभी उसके दोस्त उसे शांत करवाते हैं। उसी वक्त मक्खियां गायब हो चुकी थी। दरअसल ये सब जीयून का भ्रम था लेकिन उसे कुछ ठीक नहीं लगता, इसलिए वो रियुस्के से उस पत्थर को छूने को मना करती है। पर वो उसकी बात कहाँ मानने वाला था। वो उस पत्थर को ठीक से देखने लगता है। रियुस्के कहता है कि सिर्फ ये मूर्ति का टूटा हुआ सर है, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ये लोग उस सर को वहीं रख के जा रहे होते हैं कि तभी जीयून की आंख में एक मक्खी घुस जाती है जो उसके स्किन के नीचे चलती हुई दिखाई देती है। तभी अचानक जोर की हवा चलने लगती है। तभी एकदम से जीयून की आंख की पुतली नाक की तरफ चली जाती है जिससे दर्द के मारे वो चिल्ला रही थी और इधर उधर भागने लगती है। उसके दोनों दोस्त उसे शांत कराने की कोशिश कर रहे थे पर वो उस दर्द को सह नहीं पा रही थी, इसीलिए पास पड़ी एक लकड़ी को वो अपने आंख में घुसा के उसे फोड़ देती है जिसे देख के दोनों लड़के काफी डर जाते हैं। शाम हो गई थी। यूमी इन लोगों के लिए काफी परेशान थी क्योंकि कोई भी लौटा नहीं था। वो इन सभी को बार बार कॉल लगा रही थी पर कोई भी फोन नहीं उठाता। थोड़ी देर में वो इन लोगों के अड्डे पे पहुंचती है लेकिन वहाँ बस हीजुन के दो दोस्त थे जो बताते हैं कि तीनों दोस्त हीजुन को ढूंढने अबैंडन श्राइन गए थे। ये लोग बातें ही कर रहे थे कि तभी यूनहो वहाँ बेसुध हालत में आता है, मानो वो अपनी सुध में ना हो। यूमी उससे कुछ पूछ पाती उससे पहले ही वो बेहोश हो जाता है। वो श्राइन पे मिला मूर्ति का टूटा हुआ सर भी अपने साथ लेके आ गया था। यूमी लोग उसे सोफे पे लिटा देते हैं। तभी हम एक पैस्टर को वहाँ आते देखते हैं जो वहाँ का लोकल पादरी हान है। यूमी यहाँ उसे यूनहो के बारे में बताती है। अगले ही पल पैस्टर ने प्रेयर शुरू कर दी थी। उस समय हम यूनहो को कुछ बड़बड़ाते हुए देखते हैं। जब पैस्टर यूनहो की बात को ध्यान से सुनने लगता है तो यूनहो अपनी आंखें खोल देता है और उसके मुंह पे थूक देता है। यूनहो यहाँ उसे जोर का धक्का देता है जिससे पैस्टर बेहोश हो गया था। यूनहो खड़ा हो जाता है और पास रखी ड्रिल मशीन से हवा में वो किसी को मारने लगता है, मानो उसे किसी की आवाज सुनाई दे रही हो। और अचानक ही वो होश में आता है और यूमी से उसकी मदद करने को कहता है। अगले ही पल वो वापस पजेस्ट हो जाता है। वो कानों में सुनाई दे रही आवाजों से बचने के लिए अपने कान में ड्रिल मशीन चला देता है जिससे उसकी वही मौत हो जाती है। जिसके बाद वहाँ पुलिस आती है जो बताती है कि ऑटोप्सी के बाद मौत की असली वजह पता लग जाएगी। पर अभी भी तीन दोस्त गायब थे। यूमी कुछ पुलिस ऑफिसर्स के साथ उन्हें ढूंढने श्राइन पे चली जाती है लेकिन वहाँ किसी का नाम और निशान नहीं था। हीजुन के नाम मिलने पे यूमी काफी परेशान थी, इसीलिए वो अब अपने पुराने दोस्त यानी कि उसी शामन म्यूंगजिन को कॉल करती है और उसे सारी बात बताती है जिसपे म्यूंगजिन कहता है कि वो जल्दी जापान आ जाएगा। अगले दिन यूमी सातो के घर नाश्ता कर रही थी। यूमी को अभी भी हीजुन की चिंता सता रही थी। यहाँ सातो यूमी को बताती है कि जापान में माना जाता है कि अगर कोई इंसान अचानक से गायब हो जाता है तो उसकी आत्मा कामिसू के ले जाता है। तभी वहाँ पैस्टर आता है जिसने ये बातें सुन ली थी। वो यूमी से कहता है कि ये पुरानी मान्यता है, जिसके बाद वो अपने घर चला जाता है। यूमी सातो से पैस्टर की पत्नी के बारे में पूछती है तो सातो बताती है कि पैस्टर ली की पत्नी काइको काफी समय से बीमार है और वो घर से निकलती ही नहीं है। जिसके बाद हम पैस्टर को चर्च में प्रेयर करते हुए देखते हैं। तभी एक खून से लथपथ औरत उसे दिखाई देती है जिसके अंदर से कई अंग बाहर गिर रहे थे, पर ये पैस्टर का भ्रम था जिससे वो काफी डर गया था। दूसरी तरफ म्यूंगजिन जापान पहुंच चुका था।
जिसे यूमी अपने घर ले जाकर वही टूटी हुई मूर्ति का सर दिखाने वाली थी, क्योंकि जब यूनहो बेसुध हालत में आया था तो उसके पास वो सर था। लेकिन हम देखते हैं कि कोई उस सर को लेके भाग जाता है। जब यूमी घर पहुंचती है तो वो म्यूंगजिन से पूछती है कि क्या उसे वहाँ किसी के होने का एहसास हो रहा है, जिस पे म्यूंगजिन उसे बताता है कि उसे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है। तब म्यूंगजिन उससे कहता है कि जापान में कई डीएटीज की पूजा की जाती है, पर कुछ लोग डीमंस की भी पूजा करते हैं। उन्हें बस उस डीमन को पहचान के उसे भगाना है। यूमी जैसे ही उसे वो सर दिखाने वाली थी तभी उसे सातो का कॉल आता है, जो उसे बताती है कि रियोस्के का मैसेज मिला था और वो वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट के टनल में है। यूमी और म्यूंगजिन बिना देर के उस टनल के पास पहुंचते हैं। ढूंढने के बाद भी इन्हें टनल में कोई नहीं मिलता और ना ही म्यूंगजिन को वहाँ किसी डीमन के प्रेजेंस का एहसास हो रहा था। यूमी थोड़ी देर और आगे जाके रियोस्के को आवाज लगाती है, तभी उसे रियोस्के की मदद की पुकार सुनाई देती है। आवाज का पीछा करने पे ये लोग देखते हैं कि रियोस्के जमीन पे बैठा हुआ था। यूमी उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ती है, तभी पीछे से जी यून उस पे हमला कर देती है, जो अपनी आंख को फोड़कर उसका खून चाट रही थी। पर म्यूंगजिन ने यूमी को बचा लिया था। म्यूंगजिन यूमी से कहता है कि उनको डीमन ने अपने कब्जे में कर लिया है। तभी जीयून बार बार राक्षसा परमसाका बोलने लगती है और खुद के गले में चाकू मार के खुद को मार लेती है। ये देख के यूमी काफी डर जाती है और रोने लगती है। यहाँ हम देखते हैं कि म्यूंगजिन अपनी दादी की आत्मा से कांटेक्ट करके उसे दिखाने को कहता है कि आखिर वो डीमन कौन है। म्यूंगजिन विजन में देखता है कि इन लोगों को उस मूर्ति का सर मिला था, जिसके बाद जी यून पजेस्ड हो गई थी। पर दोस्तों यहाँ एक बात अजीब थी, तुरंत उसकी बॉडी को छोड़ के वहाँ से जा चुकी थी। जबकि अगर कोई भयानक मौत मरता है तो कुछ देर तक उसकी आत्मा वही बॉडी के पास रहती है। अब उस टनल के पास पुलिस और पेस्टर आ चुके थे। यहाँ यूमी पेस्टर को म्यूंगजिन से मिलवाती है। थोड़ी देर बाद पेस्टर इन दोनों को एक तालाब के पास लेके जाता है। अब म्यूंगजिन अपनी दादी से वापस कांटेक्ट करके हीजुन के डेट ऑफ बर्थ बता के उसके बारे में पूछता है। यहाँ वो विजन में देख लेता है। वो यूमी को बताता है कि हीजुन जिंदा है और काफी अंधेरी जगह में है, पर एग्जैक्ट लोकेशन उसे पता नहीं है। पर दोस्तों ये दोस्त उस श्राइन में गायब हुए थे, इसलिए सबूत ढूंढने के लिए ये लोग वहाँ जाते हैं। श्राइन पहुँचते ही म्यूंगजिन श्राइन की जाँच करता है, पर उसे वहाँ कुछ नहीं मिलता, मानो वहाँ कुछ था ही नहीं। तभी उसकी नजर भी उसी पत्थर पे जाती है। पेस्टर समझता है कि ये कोई डीमन है, जिस पे म्यूंगजिन उसे साफ शब्दों में कहता है कि वो इसे क्रिश्चियनिटी का सेटन समझने की गलती ना करे। ये डीमन बुद्धिज्म का डीमन है, जिन्हें संस्कृत में राक्षस कहा जाता है, जो कि काफी भयानक होते हैं और ये लोगों को खा जाते हैं। और राक्षस शब्द ही जी यून बोल रही थी। म्यूंगजिन से यहाँ में ये भी पता चलता है कि मेजी युग के दौरान कोबे जापान के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का केंद्र हुआ करता था। उस समय वहाँ काफी लोग आए, उनमें से कुछ ऐसे रहे होंगे जो छुपके ऐसे राक्षसों की पूजा करते थे। वहाँ मौजूद भिक्षु ने शायद राक्षस को कैद कर दिया था, पर किसी वजह से वो दबाव कम हो गया और डीमन राक्षस की सेवा करता है, जिस वजह से वो उस स्टूडेंट में समा गया। तभी हम देखते हैं कि पत्थर पे बैठी मक्खी पेस्टर की पीठ पे जाके बैठ जाती है, जिससे म्यूंगजिन को थोड़ा अजीब लगता है। रास्ते में म्यूंगजिन पेस्टर से चर्च चलने को कहता है। पेस्टर उसे समझाता है कि वो शामन्स के लिए ठीक जगह नहीं है, लेकिन म्यूंगजिन एक बार चर्च जाना चाहता था। चर्च में आने के बाद पेस्टर इन्हें बताता है कि वो शाम की सेरेमनी के लिए तैयार होने जा रहा है। और अब चर्च में यूमी और म्यूंगजिन अकेले थे, जहाँ यूमी म्यूंगजिन की मदद के लिए उसे थैंक यू कहती है, क्योंकि इतने साल बाद मदद के लिए बुलाने के लिए वो हिचकिचा रही थी। दोस्तों दरअसल 10 साल पहले यूमी और म्यूंगजिन की दोस्ती के बीच दरार आ गई थी। यूमी ने म्यूंगजिन को बहुत बुरा भला बोल दिया था, पर फिर भी वो उसकी मदद करने यहाँ आ गया। दोस्तों 10 साल पहले म्यूंगजी यूमी को पसंद किया करता था। उसने आर्ट क्लास में उसका स्केच भी बनाया था, पर यूमी गॉनयुन को पसंद करती थी और वो भी उसे पसंद किया करता था। लेकिन गॉनयुन की एक डीमन की वजह से मौत होने वाली थी। ये बात म्यूंगजिन ने उसे बताई थी, जिसे सुन के यूमी काफी गुस्सा हुई थी और उस दिन से उसने म्यूंगजिन से बात करना बंद कर दिया था। म्यूंगजिन यहाँ उसे बताता है कि गॉनयुन इसीलिए मरा क्योंकि एक डीमन ने उस पर कब्जा कर लिया था। ये लोग बात ही कर रहे थे कि म्यूंगजिन को वहाँ किसी के कदमों की आवाज सुनाई देती है, इसीलिए वो तुरंत यूमी के कान में जाके कुछ कहता है। अगले ही पल पेस्टर और सातो वहाँ जाते हैं। वो बताता है कि उसे सातो गेट पर मिली थी, जो कि इवनिंग की सेरेमनी में हिस्सा लेना चाहती है। कि तभी म्यूंगजिन कह पड़ता है कि पेस्टर को शामन की शक्तियों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए और आखिर कब से उसने गॉड से अपना नाता तोड़ दिया। ये सुनते ही पेस्टर पागलों की तरह हंसने लगता है। म्यूंगजिन जानता है कि पेस्टर जिसकी पूजा करता है वो कोई गॉड नहीं बल्कि एक राक्षस है। और जब म्यूंगजिन ने अपने विजन में हीजुन को जिंदा देखा था तो उसने एक इंसान को राक्षस की पूजा करते हुए देखा था और वो यही पेस्टर है।
पर वो अकेला नहीं है, उसके साथ सातों भी मिली हुई है। इसलिए वो गन निकाल के इन लोगों पे निशाना लगाने लगती है, पर पीछे पियानो था जिस पे पैर पड़ के उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और इसी का फायदा उठा के यूमी वहाँ से भाग जाती है। म्यूंगजिन पेस्टर को रोकने लगता है, इन लोगों के बीच में लड़ाई हो जाती है और उधर यूमी सीधे बेसमेंट में जाती है, जहाँ जाने के लिए म्यूंगजिन ने उसके कान में उससे ये कहा था कि बेसमेंट के ही रूम में हीजुन कैद है। ऊपर म्यूंगजिन और पेस्टर की लड़ाई हो रही थी, तभी म्यूंगजिन के सर पे जोर से हीजुन का दोस्त मूर्ति के टूटे हुए सर से वार कर देता है, जिससे म्यूंगजिन के सर से खून निकलता है और वो वहीं बेहोश हो जाता है। दोस्तों यानी इन सब में हीजुन का दोस्त भी शामिल है और उसने ही मूर्ति का टूटा हुआ सर चुराया था। अब पेस्टर सातो को गन देके यूमी के पीछे जाने को कहता है। यूमी जब नीचे अंधेरे बेसमेंट में जाती है तो उसे हीजुन मिल जाती है, जिसकी हालत काफी खराब थी। तभी एकदम से बेसमेंट की लाइट्स ऑन होती हैं। यूमी हीजुन को वहां से अपने साथ ले जाने लगती है। उसी समय सातो ने गोली चला दी थी, पर उसका निशाना चूक गया था। आगे जाने पे हीजुन गिर जाती है और अब वो पागलों की तरह हंसे जा रही थी। इधर म्यूंगजिन को होश आ जाता है तो उसे मिलती है वहाँ एक फोटो जिसमें पेस्टर ली सातो और पेस्टर की पत्नी कैको थी, यानी दोस्तों पेस्टर सातो का दामाद था। अगले सीन में हम देखते हैं कि पेस्टर ली बेसमेंट के एक रूम में रिचुअल की तैयारी कर रहा था और वो भी यहाँ वही शब्द बार बार दोहराता है, राक्षसा परम साका। उसके रिचुअल पूरा होने का समय आ गया था, इसीलिए वो एक ड्रेस वहाँ रखी लाश पे रख देता है। तभी वहाँ सातो यूमी और हीजुन को लेकर आती है। पेस्टर हीजुन को लाश के पास लेटने को कहता है और वो दोस्तों इसीलिए क्योंकि पेस्टर की पत्नी केको की आत्मा हीजू के शरीर में है और जब रिचुअल पूरा हो जाएगा तब केको की आत्मा उसके पुराने शरीर में वापस चली जाएगी। पेस्टर ने मूर्ति का सर वापस मूर्ति में लगा दिया था। अब पेस्टर और सातो दोनों मिलकर राक्षस की पूजा करने लगते हैं, पर उनका रिचुअल फेल हो जाता है क्योंकि म्यूंगजिन अभी भी जिंदा था जिसे वो मरा हुआ समझ रहे थे, क्योंकि इस रिचुअल को पूरा करने के लिए 5 लोगों की आत्मा राक्षस को देनी थी और अब क्योंकि म्यूंगजिन जिंदा बच गया है तो किसी और की आत्मा राक्षस को देनी होगी। और अभी तक जितने भी लोग मरे उनकी आत्मा पेस्टर ने ही राक्षस को दी थी। उधर म्यूंगजिन जब बेसमेंट में जाता है तो हीजुन का दोस्त उस पर अटैक कर देता है, पर म्यूंगजिन ने अपनी शक्तियों से उसे रोक दिया था जिससे वो होश में आता है जो अपनी जबान काटने वाला था। उधर यूमी मौका देख के हीजुन को वहाँ से ले जाने की कोशिश करती है, पर हीजुन हवा में उड़ने लगी थी। उसी समय एंट्री करता है म्यूंगजिन जो रिचुअल को कामयाब होने से रोक रहा था। एक तरफ म्यूंगजिन शामन का रिचुअल कर रहा था और दूसरी ओर पेस्टर राक्षस को पूज रहा था। इन सब के बीच यूमी हीजुन को रोकने की बहुत मशक्कत करती है, लेकिन हीजुन का उसके शरीर पे कोई कंट्रोल नहीं था। पेस्टर का रिचुअल कमजोर पड़ रहा था, इसलिए वो उसे ताकतवर बनाने के लिए अपना हाथ काट के खून को मूर्ति पे गिराता है। पर रिचुअल अभी भी पूरा हो सकता है, बस एक और आत्मा चाहिए, जिसके लिए वो खुद को मारने ही वाला था। तभी सातो उसे रोकती है क्योंकि पेस्टर को केको के साथ जिंदगी बितानी है और वो बंदूक से खुद को ही गोली मार देती है। उसने अपनी आत्मा राक्षस को दे दी थी। दोस्तों दरअसल केको की मौत प्रेगनेंसी के दौरान हुई थी, जिसका काफी खून बह गया था और ये लोग उसे टाइम पे हॉस्पिटल नहीं ले जा पाए। इसी वजह से पेस्टर का गॉड पे भरोसा उठ गया। अपनी पत्नी के बिना पेस्टर बिल्कुल पागल सा हो गया। एक दिन वो अबैंडन श्राइन की तरफ गया जहां वो बेहोश हो गया और कई हाथ जमीन से निकल के उसे छू रहे थे। तब उसे होश आया था और उसने वो टूटी मूर्ति का सर देखा था और उसी समय से वो उस राक्षस की पूजा करता आ रहा है क्योंकि राक्षस ने उससे वादा किया था कि वो उसकी पत्नी को वापस ले आएगा। तभी तेज हवा चलने लगी थी जैसे कि हमने स्टार्टिंग के सीन में देखा था और उसी वक्त वो राक्षस यूमी के शरीर में प्रवेश कर जाता है। ऐसा होते ही यूमी के अंदर से केको की आवाज आती है। ये देख के पेस्टर एकदम शॉक में था क्योंकि केको की आत्मा को उसके शरीर में आना चाहिए था, पर यूमी के अंदर का राक्षस कहता है कि उसे किसी लाश की जरूरत नहीं है। यहाँ सारा सच म्यूंगजिन पेस्टर को बताता है कि वो राक्षस अभी तक पेस्टर के सामने केको बन के नाटक करते हुए आया है ताकि उसे जवान शरीर और आत्माएं मिल सके जिनके शरीरों को राक्षस ने खाया। पर इस सच पे पेस्टर को यकीन नहीं हो रहा था, पर राक्षस के लिए तो वो बस एक मजाक था। वो जोर जोर से हंसने लगता है और मजे के लिए वो केको की लाश को आग लगा के वहाँ से भाग जाता है। पर अब म्यूंगजिन को यूमी को बचाना था जिसके लिए वो अपना रिचुअल शुरू करता है। तभी डीमन उसका हाथ पकड़ लेता है जो म्यूंगजिन से कहता है कि उसने गॉनयून को श्राप दिया था जिस वजह से उसने गॉनयून को मार दिया। जी हाँ दोस्तों, म्यूंगजिन गॉनयून से नफरत करता था। गुस्से में उसने एक श्राप की ड्राइंग बनाई थी और ठीक इसी तरह गॉनयून की मौत हुई थी क्योंकि उसे श्राप लग गया था, लेकिन म्यूंगजिन उसे मरवाना नहीं चाहता था। ये सब डीमन का किया धरा था।
तभी वहाँ पेस्टर आता है जिसका आधा चेहरा जला हुआ था, जो एक पल के लिए गॉनयून में बदल जाता है। पेस्टर को राक्षस ने पजेस कर लिया था। वो म्यूंगजिन को उकसा रहा था कि वो उसे मार दे, क्योंकि वो एक ऐसा इंसान है जिसके अंदर ईर्ष्या और गुस्सा भरा हुआ है और अपने इसी वर्जन से म्यूंगजिन नफरत करता है। और ये सब करके वो राक्षस आत्मा को ट्रांसफर करना चाहता है। म्यूंगजिन हंसने लगता है और कहता है कि राक्षस ने उसके बारे में जो भी कहा वो सच है। ये कहकर वो पेस्टर पे गोली चला देता है। राक्षस ने यूमी को छोड़ दिया था। अगले दिन वो पुलिस को गवाही देती है कि जो भी हुआ और जितने भी खून हुए वो सब पेस्टर ने करे थे, जिसके बाद पेस्टर ने खुद को मार लिया। पुलिस स्टेशन से निकलने के बाद यूमी और म्यूंगजिन एक नॉर्मल श्राइन जाते हैं, जहाँ पे कॉइन डालने पे उनका भविष्य पता चलता है। अब म्यूंगजिन को छोड़ने यूमी स्टेशन आती है। वो म्यूंगजिन को बाय कह के वहाँ से चली जाती है। म्यूंगजिन वहाँ से जा ही रहा था कि तभी वो अपने जेब से उस पर्ची को खोलता है जिसमें उसका भविष्य लिखा था कि पुराने बंधनों को भूल जाओ, भविष्य में जो दोस्त आने वाला है उसको अपनाओ। एंड में म्यूंगजिन घर लौट आया था, जिसके सामने गॉनयून की आत्मा बैठी थी। हाँ दोस्तों, वही लड़का जो म्यूंगजिन को अक्सर दिखाई देता था। यहाँ वो म्यूंगजिन से पूछता है कि वो अभी भी उन फालतू चीजों के बारे में सोच रहा है, जिस पे दोस्तों म्यूंगजिन शॉकिंग जवाब देता है कि उसे पता नहीं कि वो जिंदा है या मर चुका है। और यहाँ आता है ट्विस्ट और उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। यानी म्यूंगजिन घर अकेला नहीं लौटा था, उसके साथ उसके शरीर में राक्षस भी आया है। और बस ये कहानी यही खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी कहानी द श्राइन की। मूवी कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। स्टे सेफ, कीप हंटिंग, लॉट्स ऑफ लव।